हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीए कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बीसीआर का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेंटेंस टाइप, एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जो ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 2, इसमें हमें थोड़ा सा जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके बेसिक्स के बारे में पढ़ना जरूरी है। अब हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम लोग बचपन में बोलना सीखते हैं तो उस टाइम में हम लोग हमारी मदर टंग जो होती है उसी को बोलना सीखते हैं। लेकिन बोलते टाइम हम क्या करते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें बोली जा रही है, सराउंडिंग में जो भी हम लोग सुन रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हम ग्रास्प करते हैं एंड वी स्टार्ट स्पीकिंग द लैंग्वेज। हम लोगों को कोई नहीं बताता कि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का ग्रामर क्या है, इस लैंग्वेज को बोलते टाइम में व्हाट रूल्स एंड रेगुलेशंस यू हैव टू फॉलो। मतलब कुछ नहीं, आपने क्या किया, जस्ट सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है आपका, उसमें जो लैंग्वेज बोली जा रही है उन चीज़ों को आपने ग्रास्प किया, एनालाइज किया एंड यू स्टार्टेड स्पीकिंग। तो जो हमारी मदर टंग होती है, जिस लैंग्वेज में हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, उस लैंग्वेज को बोलने के लिए वी डू नॉट नीड टू लर्न एनी रूल्स, वी डू नॉट नीड टू लर्न द ग्रामर। लेकिन वहीं अगर हम लोग कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं तो फॉरेन लैंग्वेज में क्या होता है, हम लोगों को एक एनवायरनमेंट नहीं मिला हुआ होता, हम डे टू डे लाइफ में उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से इतना ज़्यादा एनकाउंटर नहीं होते हैं कि हम उसे इतना इजीली ग्रास्प कर सकें। फिर भी अगर हम बोलना चाहते हैं तो बोलते टाइम हम लोगों को इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बट सिंस हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। तो मतलब क्या है कि हम लोगों को यहाँ पे बिजनेस में कुछ आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग्स करनी है, कुछ बिजनेस कम्युनिकेशंस करने हैं। तो उसके लिए हमारी जो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज जो हमने एक्सेप्ट की हुई है, दैट इज़ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब जब हम रिटर्न में कोई भी काम कर रहे हैं तो दैट टाइम वी नीड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अब क्योंकि हम लोगों का जितना भी काम रहेगा, व्हेन वी विल बिकम अ सीए, चार्टेड अकाउंटेंट बनेंगे, उसके बाद में जो भी काम करेंगे ऑफिशियल होगा, सारा फॉर्मल होगा, रिटन में होगा। तो वी नीड टू नो द ग्रामर ऑफ द इंग्लिश सब्जेक्ट। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामर समझने की ज़रूरत है। अदरवाइज हम लोगों को, अगर हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है तो वी डोंट गो फॉर द ग्रामेटिकल थिंग्स, कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती। फॉरेन लैंग्वेज को जब हम ऑफिशियली यूज़ करते हैं तो हमें ग्रामर को सीखने की ज़रूरत पड़ती है। तो नाउ लेट्स सी हाउ दिस इंग्लिश लैंग्वेज, जो आपका लैंग्वेज है इंग्लिश का, वो किस तरह से हम समझ सकते हैं। देखिए, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं तो सबसे पहले वी नीड टू नो द लेटर्स। तो हम लोगों ने बचपन में सबसे पहले ए से लेके जेड तक के जो आपके लेटर्स हैं इनके बारे में आपने पढ़ा। तो मतलब जो बेसिक स्टेप हुआ वो क्या हुआ कि वी नीड टू नो द लेटर्स ऑफ द पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक, इंग्लिश लैंग्वेज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, हम लोगों को ये लेटर्स पता होने चाहिए। अब ये तो है आपका पहला स्टेप जिसमें हमने लेटर्स को पढ़ लिया। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में इन लेटर्स से हम लोगों को क्या बनाना है, वी नीड टू मेक द वर्ड्स। और आपने अगर इंग्लिश की डिक्शनरी को देखा होगा तो डिक्शनरी में आप क्या देखते हैं कि इन 26 जो अल्फाबेट्स है यहाँ पे, इनको मिला के कितने सारे मिलियंस ऑफ वर्ड्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो हमें एग्जैक्टली क्या करना है, जो ये वर्ड्स है, जो ए बी सी डी है, जो लेटर्स हमको दिए हुए हैं यहाँ पे, इन लेटर्स को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल वर्ड वहाँ पे ओरिजिनेट हो जाए। तो हम पूरा का पूरा वोकैब जो है हमारा, वो कहाँ से ले रहे हैं, वो हम लोग इन लेटर्स से बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने एस लिया, वी टुक टी, देन हमने ए लिया और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे आर ले लिया।
तो इन चारों को लेके हम लोगों ने बना दिया STAR। तो ये क्या बन गया, दिस हैज बिकम अ वर्ड। लेटर्स को मिला के हमने क्या बनाया, हम लोगों ने एक वर्ड बनाया, और इसका क्या है, इसका एक मीनिंग है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तारे। तो हमने स्टार बना दिया। हम यहाँ पे और भी वर्ड्स ले सकते हैं, जैसे हम अगेन यू कैन टेक द S, यू कैन टेक द यू कैन टेक द N। तो हमने यहाँ पे एक दूसरा वर्ड बनाया, दैट इज SUN, दैट इज सन, जो सूरज होता है। तो इस तरह से एक और वर्ड यहाँ पे बन गया। तो दिस वाज व्हाट, दिस वाज द सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड स्टेप ऑफ द लैंग्वेज, जिसमें हमने लेटर्स से वर्ड बनाए। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इन वर्ड्स को एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके और इनसे सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप में हमने ये स्टार और सन लिखा है, तो आई एम राइटिंग ओवर हियर सन इज अ स्टार। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जो ये वर्ड्स थे, इन वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस बना दिया, which is starting with a capital letter and ending with a full stop। तो इसे हम एक सेंटेंस कह देते हैं, जो कि एक कंप्लीट सेंस देता है, एक कंप्लीट मीनिंग देता है। तो दिस हैज बिकम अ सेंटेंस। अब देखो, सेंटेंस में आपको क्या पता करना, क्या हमें मालूम होना चाहिए कि जो सेंटेंस होता है, अगर आप छोटे से छोटा भी कोई सेंटेंस बनाते हो, तो उसमें आपका एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है एंड वर्ब क्या होता है। देखो, सब्जेक्ट का मतलब होता है द वन हु इज डूइंग द एक्शन, ठीक है, द वन हु इज डूइंग समथिंग, द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, और द वन अबाउट हुम वी आर टॉकिंग, ठीक है। तो जो डूअर होता है उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट द सब्जेक्ट। कोई भी आपने सेंटेंस बोला है, उस सेंटेंस में जो डूअर है उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज द सब्जेक्ट, ओके। उसके बाद में है वर्ब। वर्ब का मतलब द एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस। तो अब उस एक्शन को आप वर्ब कह देते हैं। तो अगर आप छोटे से छोटा भी कोई सेंटेंस बनाना चाहते हो, तो उसमें एक डूअर और एक एक्शन का होना तो जरूरी होता है, ताकि वो एक कंप्लीट सेंस आपको दे सके, वहां पे एक कंप्लीट मीनिंग वाला सेंटेंस बन सके। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच, यहाँ पे हु इज द डूअर, हु इज डूइंग, आई एम डूइंग समथिंग, सो आई इज द सब्जेक्ट। then what is the action, what I am doing, I am teaching, so this teach is what, this is the verb। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि छोटे से छोटा सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इज द डूअर जो कुछ काम करता है। एक वर्ब होती है, वर्ब मतलब जो एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस, उसे आप वर्ब कह देते हो। सिमिलरली आप यहाँ पे काफी सारी चीजें लिख सकते हो, शी रन्स, ही वॉक्स, they play। So these are what, these are all sentences starting with a capital letter, ending with a full stop, and these are the shortest sentences जिनमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। अब हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि इतने छोटे छोटे सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। देयर विल बी बिगर सेंटेंसेस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट डाउन आई टीच इंग्लिश, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा आई टीच इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक सब्जेक्ट है हु इज डूइंग समथिंग, तो हु इज डूइंग, आई एम डूइंग समथिंग, आई एम डूइंग द वर्क, सो आई विल बी द सब्जेक्ट। देन व्हाट इज द एक्शन टेकिंग प्लेस, द एक्शन ऑफ टीचिंग इज टेकिंग प्लेस, तो टीच यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी द वर्ब। देन इफ आई से व्हाट आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो जो आपका एक्शन है वो किसके ऊपर हो रहा है, तो उसे आप क्या कह देते हो, यू कॉल इट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट होता है कर्ता जो कुछ भी काम करता है, वर्ब होती है क्रिया जिसके ऊपर काम किया जाता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओके सॉरी, वर्ब इज द एक्शन जो हो रहा है, जो काम हो रहा है, एंड ऑब्जेक्ट इज द थिंग जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल वी कैन टेक, आई किक्ड द बॉल, ठीक है।
मैंने यहाँ पे लिखा आई किक द बॉल, तो मतलब यहाँ पे किसी ने कोई काम किया, या फिर आप यहाँ पे ही ले लीजिए आई की जगह। तो अब आप यहाँ पे ये बताइए कि काम कौन कर रहा है, हु इज डूइंग द वर्क। तो आपने कहा ही किक द बॉल, तो मतलब उसने काम किया। तो यहाँ पे जिसने काम किया वो तो क्या बन गया आपका, दैट इज द सब्जेक्ट। उसके बाद आपने कहा क्या काम हुआ, तो बोले बॉल को किक करने का काम हुआ है। तो किकिंग क्या हो गई यहाँ पे, ये आपकी वर्ब हो गई, क्योंकि ये काम हुआ है। अब आपने कहा किसको किक किया, मतलब जो कर्ता ने काम किया है वो किसके ऊपर किया है, ठीक है। तो वो किसके ऊपर हुआ है, वो बॉल पे हुआ है। जो काम हुआ है वो किस पे हुआ, बॉल पे। जो किक मारी गई वो किसको मारी गई, वो बॉल को मारी गई, इसलिए हम इसे बोल देते हैं द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं जो एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के अंदर एक तो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में वर्ब होती हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। कभी ऑब्जेक्ट में भी आपके पास में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। देन प्रोनाउंस कैन बी देयर, एडजेक्टिव्स कैन बी देयर, एडवर्ब्स कैन बी देयर। तो मतलब बहुत सारी चीजें होती है। तो हम क्या कहते हैं, कोई भी सेंटेंस किन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। तो मतलब ये सब्जेक्ट है, बाकी का ये वाला जो आपका पार्ट है इसे हम क्या कह देते हैं, वी कॉल इट प्रेडिकेट, ठीक है। तो सेंटेंस आपके मॉड्यूल में अगर ऐसा लिखा हुआ है कि सेंटेंस इज कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो आप क्या कहोगे, सब्जेक्ट तो आपको समझ आ गया क्या होता है, प्रेडिकेट मतलब सब्जेक्ट के अलावा बाकी जो रिमेनिंग आपका सेंटेंस है दैट इज व्हाट, दैट इज प्रेडिकेट। अब इस प्रेडिकेट में वर्ब भी आ जाएगी, ऑब्जेक्ट्स भी आ जाएंगे, प्रोनाउंस आ जाएंगे, नाउन्स आ जाएंगे, मतलब वॉट एवर थिंग्स, मतलब जो भी आप सेंटेंस में यूज कर रहे हैं वो सारा का सारा यहाँ पे इस प्रेडिकेट के अंदर आ जाता है, ठीक है। आई थिंक इतनी चीजें हम लोगों को क्लियर रहेगी। देखो मॉड्यूल में बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ है, बट मैं बहुत ही स्लोली आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, ताकि जो कुछ भी जो हमारी बेसिक चीजें हैं वो छूटे नहीं, ठीक है। तो हमने कहा एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस किन दो चीजों से मिलकर बना है, वो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट से मिलकर बना है। सब्जेक्ट इज द डूअर, जो प्रेडिकेट होता है उसके अंदर वर्ब हो सकती है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट हो सकता है। द ऑब्जेक्ट कैन बी डायरेक्ट ऑल्सो, द ऑब्जेक्ट कैन बी इनडायरेक्ट ऑल्सो। अब आप ये कहोगे ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो अब देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा आई किक द बॉल, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट था, तो आपने कहा बॉल को किक किया, तो बॉल इज द ऑब्जेक्ट। लेकिन वहीं पे इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, आई मेड पास्ता, जस्ट अ सेकेंड, आई मेड नेहा पास्ता फॉर लंच, ठीक है। इफ आई राइट सच काइंड ऑफ सेंटेंस, तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आपको सब्जेक्ट पता चल जाएगा कि किसने काम किया। तो यहाँ पे काम किसने किया, जो आई है उसने काम किया है, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी द सब्जेक्ट। उसके बाद उसने काम क्या किया है, उसने पास्ता बनाने का काम किया है, तो उसके बाद में वर्ब आपको पता चल गई। अब आप क्या कह रहे हो, आई मेड नेहा पास्ता फॉर लंच, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं नेहा आ रहा है, एक यहाँ पे पास्ता आ रहा है। नाउ यू आर नॉट एबल टू गेट कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे दो दो चीजें आपको दिख रही है, दो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब इनमें से क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देती हूँ कि कैसे आप हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करोगे और कैसे इनडायरेक्ट। अगर देखो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है तो वो तो आपका सीधा सीधा आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट होंगे तो एक तो वहां पे होगा कोई भी लिविंग थिंग और दूसरा होगा यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखोगे जो नॉन लिविंग थिंग है इट विल ऑलवेज फॉर्म ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द लिविंग थिंग विल ऑलवेज फॉर्म द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैंने कहा आई मेड नेहा पास्ता फॉर लंच, तो मतलब आई इज द सब्जेक्ट, काम क्या हुआ, पास्ता बनाने का हुआ, मतलब
एक्शन किसके ऊपर किया गया, पास्ता पे किया गया, पास्ता को कुक किया गया, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, पास्ता। अब पास्ता क्योंकि नॉन लिविंग है, इट मींस इट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसके लिए पास्ता बनाया गया, नेहा के लिए पास्ता बनाया गया, तो नेहा विल बी व्हाट, इट इज अ लिविंग थिंग, सो इट विल बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसका एक और मेथड आप ध्यान में रखेंगे कि कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप लर्न करके रख सकते हैं। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे व्हाट और whom, इन दो चीजों का आंसर देना होगा, ठीक है। अगर मैं कहती हूं, जैसे आपको पूछा कि आप कैसे पता करोगे कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो अब पता करना भी जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, आई राइट हियर शी, और यू कैन से वी कैन राइट इट हियर दे सिंग, शी कुक्स, ठीक है। अब मैंने कहा दे सिंग, वो गाना गाते हैं, तो मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट पता है आपको, वर्ब पता है। आप क्वेश्चन पूछोगे व्हाट दे सिंग, अगर आपको आंसर नहीं मिला कि वो क्या गा रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। अगर आपको आंसर मिल गया व्हाट का, इफ वी से व्हाट दे सिंग और आप कहो दे सिंग अ सॉन्ग, और आपको व्हाट का आंसर मिल गया, इट मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। वहीं पे आपने कहा शी कुक्स, ठीक है, व्हाट शी कुक्स, आपको आंसर नहीं मिला, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह आपने कहा व्हाट शी कुक्स पास्ता, तो आपको आंसर मिल गया व्हाट का, तो आपने कहा दिस इज व्हाट, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो जब हम लोगों को व्हाट और whom का आंसर मिल जाता है, अब जैसे इसने कहा पास्ता बनाया, किसके लिए बनाया, नेहा के लिए बनाया, तो मतलब आपके पास में यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट हो गया। और ये डबल ऑब्जेक्ट जो है, इन दोनों ऑब्जेक्ट का व्हाट और whom से आप पता कर सकते हो। अगर व्हाट का आंसर मिल रहा है, क्या बनाया, पास्ता बनाया, किसके लिए बनाया, नेहा के लिए बनाया, तो आप कहोगे कि इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, वन इज डायरेक्ट, अनदर वन इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो लिविंग थिंग है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो नॉन लिविंग थिंग है। तो अभी तक हमें क्या ध्यान रखना है, अभी तक आपको सिंपली ध्यान रखना है, एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस जो कि एक कंप्लीट सेंस देता है, इट हैज अ कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट विच इज द डूअर, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में वर्ब्स होती हैं, प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब जो व्हाट का आंसर दे आपको क्वेश्चन जब आप पूछो तो। अब व्हाट और whom दोनों का आंसर दे रहा है, मतलब डबल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। डायरेक्ट मतलब जो नॉन लिविंग थिंग है, इनडायरेक्ट मतलब जो लिविंग थिंग है। तो दिस इज हाउ आपने ऑब्जेक्ट का पता कर लिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता कर लिया, आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता कर लिया। तो ये ऑब्जेक्ट अपना अभी तक क्लियर है। अब हमने कहा जो प्रेडिकेट होता है, उस प्रेडिकेट के अंदर क्या है, आपका वर्ब भी प्रेजेंट होती है। एंड आई मस्ट से दैट वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा सेंटेंस में, दैट विल बी द वर्ब, क्योंकि ये क्या है, ये दिस इज व्हाट दैट इज हैपनिंग। तो वर्ब को हमें अच्छे से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब देखिए, जो हमारी नॉर्मली अगर आप कहीं बुक्स वगैरह में कुछ वर्ब की डेफिनेशंस पढ़ते हैं, तो नॉर्मली लिखा हुआ होता है इट इज द एक्शन और द स्टेट, ठीक है। लेकिन आज हम लोग वर्ब की बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पे देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली वर्ब क्या होता है। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स एंड अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जांपल, इफ आई से आई एम टीचिंग, ठीक है, I am teaching. This is the one sentence. I say I have a car. दूसरा सेंटेंस, तीसरा मैं लिखती हूँ I have a daughter. फोर्थ मैं लिखती हूँ यहाँ पे I am a teacher. ठीक है, ये चार सेंटेंस मैंने लिखे, ठीक। अब इन चार सेंटेंस में आप क्या देख रहे हो, पहला वाला है आई एम टीचिंग, तो मतलब आई इज द सब्जेक्ट, एम इज द हेल्पिंग वर्ब एंड टीचिंग इज द मेन वर्ब, मतलब जो एक्शन क्या हो रहा है, टीचिंग का हो रहा है। तो यहाँ पे आपने कहा देयर इज सम एक्शन टेकिंग प्लेस,
सो यू विल कॉल इट द एक्शन। जो वर्ब है वो कैसी है, वो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरे वाले एग्जाम्पल में मैंने कहा आई हैव अ कार, यहाँ पे हैव भी क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ वर्ब। अब ये क्या बता रहा है, इट इज शोइंग अस द पोजेशन, मतलब मेरे पास में एक कार है, तो मैं क्या यहाँ पे शो कर रही हूँ, मैं यहाँ पे पोजेशन शो कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि आई हैव अ कार। ठीक है, ये हैव यहाँ हो गया। अब देखो मैंने तीसरे वाला सेंटेंस है उसमें फिर से जो वर्ब यूज करी है वो भी मैंने कौन सी करी है, हैव की। और आई सेड आई हैव अ डॉटर, लेकिन अब डॉटर के ऊपर मेरा पोजेशन नहीं है, मैं मतलब मेरा उसके ऊपर कोई मतलब पोजेशन नहीं है, मैं कहूँगी आई हैव अ रिलेशन विद माई डॉटर। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे, इफ वी टॉक अबाउट सम सेंसिबल थिंग, हम लोग थोड़ा सा ब्यूटीफुल तरीके से बोले तो हम कहेंगे आई हैव अ रिलेशनशिप विद माई डॉटर। तो ये एक रिलेशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक जगह हैव पोजेशन को बता रहा है, दूसरी जगह जो हैव है सेम वर्ब है बट इट इज शोइंग द रिलेशन। फोर्थ वाला जो आपका सेंटेंस है उसमें मैंने लिखा है आई एम अ टीचर, तो व्हाट इट रिप्रेजेंट्स अ स्टेट, या फिर आप कह सकते हो शी इज हैप्पी, तो वो भी क्या है, एक स्टेट को बता रहा है। या फिर आप कह सकते हो शी इज ब्यूटिफुल, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि आपका जो वर्ब होता है वो वर्ब क्या बताता है, वर्ब आपको यहाँ पे बताता है एक्शन को, वर्ब आपको बताता है यहाँ पे पोजेशन को, वर्ब आपको बताएगा रिलेशन को, देन वर्ब आपको बताता है स्टेट को। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स जो हम लोगों को वर्ब बताती है। और वर्ब क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट इन द सेंटेंसेस। अब देखिए ये चार चीज़ें तो हमें पता चल गई कि वर्ब क्या बताएगी, एक्शन बताएगी, पोजेशन बताएगी, रिलेशन बताएगी और स्टेट बताएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ वर्ब। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, बचपन से हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि आपके पास में एक तो क्या होती है, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है मेन वर्ब। ठीक है, एक कौन सी है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी कौन सी है मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने काफ़ी मतलब छोटे, बहुत छोटे थे तब से ही हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी इज एम आर, वॉज वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। ठीक है, आप शैल, विल, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, so all these are what, these are helping verbs। इन helping verbs को आप लोग auxiliary verbs भी कह देते हैं कई बार, तो आपको ध्यान रखना है कि आप इनको auxiliary verbs भी कहते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में आप पढ़ चुके हो, आप लोग मॉडल वर्ब के बारे में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, मॉडल वर्ब्स के बारे में भी आप यहाँ पे क्या कर चुके हो, मॉडल वर्ब्स के बारे में भी पढ़ चुके हो। मॉडल्स कौन कौन से, जैसे कि कैन हो गया, कुड हो गया, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, ought to, so all these are what, all these are models। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपने हेल्पिंग वर्ब्स भी ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आपने मॉडल्स के बारे में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इनको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बता नहीं रही हूँ। ठीक है, तो वर्ब्स में हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब आपकी, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस होगा उसमें मेन वर्ब हमें हर बार सिंगल रहेगी, जबकि हेल्पिंग वर्ब आपकी दो या दो से ज़्यादा बार भी आ सकती है। कैसे आप इसको समझेंगे, आप इसको समझेंगे, आप फिर से वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई एम टीचिंग, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, एम। ठीक है, आपका टीचिंग क्या है, मेन वर्ब है। मैं लिख सकती हूँ आई विल बी टीचिंग, तो यहाँ पे मेरे पास में हेल्पिंग वर्ब विल बी, दो हेल्पिंग वर्ब मैंने यूज करी, मेन वर्ब मेरी फिर भी एक ही है।
मैं लिख सकती हूँ आई शैल हैव बीन टीचिंग एट IPA। इस तरह से मतलब कुछ भी आप 2025 तक 2030 तक जो भी एक टाइम पीरियड होता है कि मैं तब तक यहाँ पढ़ाऊंगी। तो अगेन आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है आई शैल हैव बीन, तो 3 आपके पास में हो गई। मेन वर्ब इज अगेन यू हैव ओनली 1 मेन वर्ब। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स मॉडल वर्ब्स होती हैं जो हेल्प करती हैं। देन मेन वर्ब होगी वो हमेशा सेंटेंस में एक आएगी, जबकि हेल्पिंग वर्ब्स आपकी ज्यादा भी आ सकती है। ठीक, अब आपके पास में है फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, दूसरा टाइप हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। इनको भी एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम लोग समझेंगे कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। देखिए आई राइट हियर आई एम टीचिंग, शी वॉज टीचिंग, they will be teaching। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये 3 वर्ड लिखे। अब इन 3 वर्ड में आप देखो कि कौन सा आपका हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब आपका एम है, वॉज है, विल बी है, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब आपका टीचिंग, टीचिंग एंड टीचिंग। अब चाहे मैंने ये जो सेंटेंस लिखे हैं इन सेंटेंस में मैं क्या देख रही हूँ, जो ये मेन वर्ब है दिस इज कांस्टेंट, टीचिंग तो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर फाइनाइट वर्ब। मतलब ये क्या है, दिस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट है किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, टेंस के हिसाब से। तो मतलब ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होती है, ठीक है, जो आपकी टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट फाइनाइट वर्ब। मतलब वो आपकी क्या हो गई है, वो आपकी एक जगह पे कांस्टेंट हो गई है। इसको एक बार थोड़ा सा चेंज करना है आपको। देखो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब, दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब। जो टीचिंग मैंने यहाँ पे लिखा है विच इज नॉट चेंजिंग विद द सेंटेंस, विच इज नॉट चेंजिंग विद द सब्जेक्ट और टेंस, दैट वर्ब इज नॉन एज नॉन फाइनाइट वर्ब। और जो आपका सब्जेक्ट के साथ में चेंज हो रहा है, जो टेंस के साथ में चेंज हो रहा है, उसे आप क्या कहते हैं, यू कॉल इट फाइनाइट वर्ब। तो आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या ध्यान रखना है, फाइनाइट वर्ब जो होती है ये अगर आप सब्जेक्ट चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगी। जैसे आई एम टीचिंग, तो एम आपका फाइनाइट है। उसके बाद मैंने कहा शी इज टीचिंग, तो एम किस में कन्वर्ट हो गया, इज में कन्वर्ट हो गया। दे आर टीचिंग, तो अब आपका एम किस में कन्वर्ट हो गया, आर में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं और अगर हमारा वर्ब चेंज हो रहा है तो वी विल कॉल इट द फाइनाइट वर्ब। तो सब्जेक्ट के साथ ये चेंज हो रहा है, प्लस अगर आप टेंस को चेंज करते हैं और आपका वर्ब चेंज हो रहा है, देन ऑल्सो यू विल कॉल इट अ फाइनाइट वर्ब। टेंस जैसे आई एम टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, आई विल बी टीचिंग। ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने टेंस को चेंज किया वैसे ही एम से वॉज हो गया, वॉज से विल बी हो गया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज फाइनाइट वर्ब। अब आपके पास है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब जिसका सब्जेक्ट के चेंज होने से जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंस के चेंज होने से जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दीज आर व्हाट, दीज आर फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। नाउ वी हैव ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब को हम कैसे समझेंगे,
ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट को रखती है, ठीक है। सो ट्रांजिटिव वर्ब विल ऑलवेज हैव एन ऑब्जेक्ट वाइल intransitive वर्ब विल नॉट हैव द ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम लोग। आई राइट डाउन, आई ईट, माई मदर रीड्स, माई फादर sings, teacher teaches, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये लिखा, मैंने वहीं पे दूसरी साइड जो है वहां पे मैंने लिखा I eat chocolate, my mother reads Ramayan, my father sings bhajan, teacher teaches English, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया है, एक साइड में यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, दूसरी साइड में यहाँ पे कुछ मैंने एक सेंटेंस, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 सेंटेंस लिखे हैं। अब आप देखोगे कि इनमें मैंने अभी जब मैंने ऑब्जेक्ट्स की बात बताई थी आपको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैंने कहा था कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं है इसका पता हम कैसे करते हैं, हम एक क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट की फॉर्म में, ठीक है। अगर आप व्हाट की फॉर्म में क्वेश्चन पूछते हैं और आपको आंसर मिल जाता है उस व्हाट का, तो इसका मतलब क्या है, वहां ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। अब मैंने लिखा आई ईट, ठीक है, यू विल आस्क व्हाट डू यू ईट, तो इसका आंसर यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या हो गई, दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके पास में क्या है, इसके पास में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिन वर्ब्स के पास में ऑब्जेक्ट नहीं होता उनको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, वहीं पे जिन वर्ब्स के पास में ऑब्जेक्ट होता है उन्हें आप बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो अब मैंने कहा आपने फिर से पूछा व्हाट डू यू ईट, आई सेड आई ईट चॉकलेट, तो मतलब जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मिल गया, आंसर मिला, इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सिंस वर्ब इज हैविंग द ऑब्जेक्ट वी विल कॉल इट द ट्रांजिटिव वर्ब। माई मदर रीड्स, ठीक है, वॉट योर मदर रीड्स, ठीक है, वॉट डज योर मदर रीड, कोई आंसर नहीं मिला। वहीं आप अगर इधर ट्रांजिटिव वर्ब में आ जाते हो तो आप, मैंने कहा माई मदर रीड्स रामायण, तो इसका व्हाट का आंसर हम लोगों को मिल गया, मतलब वर्ब के साथ में क्या प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, सो वी विल कॉल इट द ट्रांजिटिव वर्ब। मैंने कहा माई फादर सिंग्स, व्हाट योर फादर सिंग, यहाँ पे कोई आंसर प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स इट डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, इट मीन्स इट इज व्हाट, इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। वही मैंने कहा माई फादर सिंग्स सॉन्ग्स या फिर माई फादर सिंग्स भजन, तो मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया आपके व्हाट का, तो ये क्या हो गया, दिस इज हैविंग द ऑब्जेक्ट, सो वी विल कॉल इट द ट्रांजिटिव वर्ब। देन टीचर टीचेस, व्हाट टीचर टीचेस, नहीं पता, नो ऑब्जेक्ट इज देयर, सो इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। टीचर टीचेस इंग्लिश, आपके पास ऑब्जेक्ट है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। तो अभी हम लोगों ने वर्ब के बारे में पढ़ा है, जल्दी से क्विकली रिवाइज करते हैं एक बार वर्ब को। देखिए वर्ब क्या होगा, जो हमें एक्शन के बारे में बताएगा, ठीक है। अब ओके, यहाँ पे देखो ट्रांजिटिव में हम एक बार डबल ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं, फिर रिवाइज करेंगे, बुक में नहीं है बट फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ आपको। डबल ट्रांजिटिव वर्ब भी एक होती है, डबल ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, देयर आर टू डबल ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ पे क्या होता है, 2 ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो डबल ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब। डबल ऑब्जेक्ट है मतलब एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट का पता कैसे करोगे, जो नॉन लिविंग है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जो लिविंग है, ठीक है। तो डबल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रहेंगे और ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक। जैसे हम कह सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो, दे
फीड अस फूड, ठीक है, ये आपने लिखा। तो आप पूछोगे व्हाट दे फीड, तो हमने कहा दे फीड फूड, किसको खिलाया खाना, मतलब क्या खिलाया, खाना खिलाया, किसको खिलाया, हमें खिलाया। तो जब हम लोग यहाँ पे व्हाट का आंसर भी दे पा रहे हैं और हु का आंसर भी दे पा रहे हैं, तो हम कह देते हैं यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। मतलब क्या खिलाया, खाना खिलाया, किसको खिलाया, हमें खिलाया, ठीक है। बुक दी, क्या दिया, बुक दी, किसे दी, हमें दी, ठीक है, दे गेव अस अ बुक। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्या दिया, बुक दिया, किसे दिया, हमें दिया। तो जब व्हाट और हु दोनों का आंसर मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट है। उसमें भी आपका जो नॉन लिविंग है उसे आप क्या कहोगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो लिविंग है उसे आप कहोगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्योंकि इस वर्ब में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। क्विकली रिवाइज करते हैं हम वर्ब को एक बार। देखिए वर्ब क्या होती है, वर्ब के अंदर आपका यहाँ पे एक्शन प्रेजेंट होगा, वर्ब में पोजेशन शो हो सकता है, वर्ब में रिलेशन शो हो सकता है, देन वर्ब में आपका स्टेट शो होती है, ठीक है। उसके बाद में वर्ब में हमने कहा कि जो वर्ब है उसमें एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है, ठीक। हेल्पिंग वर्ब्स हम लोगों ने पढ़ी थी, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, मॉडल वर्ब्स होती हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब जैसे इज, एम, आर, डू, डज, विल, शैल, हैव बीन, हैज, हैव, हैड, ऑल दीज। मॉडल्स में कैन, कुड, ऑट टू, शैल, माइट, मे, ऑल दीज विल बी मॉडल वर्ब्स। फिर मेन वर्ब आपको पता ही है क्या होता है, जो मेन एक्शन जो हो रहा है। फिर वर्ब में ही हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब होती है और दूसरी यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब मतलब जो सब्जेक्ट और टेंस के साथ में चेंज हो जाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब जो सब्जेक्ट और टेंस के साथ में चेंज नहीं होती है, ठीक है। देन आपके पास में यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है और नॉन ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी उसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, जो इनट्रांजिटिव वर्ब है उसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो ऐसे क्या हो गया, वर्ब कितनी होगी आपके पास में, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, आपका ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, या फिर आप कह सकते हो कि ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये सारी की सारी वर्ब्स हैं। सेंटेंस है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंग हम लोगों को बताता है। इसी के साथ आप बोलेंगे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है हु इज द डूअर, एंड एक प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट में वर्ब प्रेजेंट होगी, प्रोनाउंस होंगे, एडवर्ब्स होंगे, एडजेक्टिव्स होंगे, इसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आप, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा दैट विल बी द नॉन लिविंग, या फिर आप कहोगे जो व्हाट का आंसर देता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हु का आंसर देता है, ठीक है। हमेशा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आएगा, ठीक है। देयर विल ऑलवेज बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि कहाँ रहेगा, पहले रहेगा आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो ये कुछ बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। आज आपका एक बार टाइम भी हो गया है, तो आई थिंक हम लोगों को आज इतना ही करना चाहिए। एक बार इसको हम इधर नोट्स वगैरह जो है, जो आपको नोट डाउन करने हैं, वहां से मैं आपको, ओके, फ्रेज और क्लॉज तो हम लोग आज कर ही नहीं पाए हैं, ओके, ठीक है। तो हम फ्रेज और क्लॉज का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखो फ्रेज का मतलब होता है कि जब आपके पास में कोई सेंटेंस है लेकिन वो सेंटेंस कंप्लीट कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, कोई कंप्लीट सेंस नहीं बताता, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, वी कॉल इट फ्रेज। जैसे कि आपके पास में यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा है कि येलो ड्रेस, ठीक है। तो अब येलो ड्रेस आपने लिख दिया येलो ड्रेस, लेकिन अब ये कंप्लीट सेंस नहीं बता रहा, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज अ फ्रेज। मतलब एक सेंटेंस तो है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, कोई उसका मीनिंग नहीं निकल रहा। वहीं पे मैं कह दूं शी इज वेयरिंग अ येलो ड्रेस,
तो वो क्या दे रहा है, वो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी अ सेंटेंस। तो जब कोई आपका सेंटेंस कंप्लीट सेंस देता है तो हम कहते हैं वो क्या होता है, वो सेंटेंस होता है या फिर क्लॉज होता है। वहीं पे अगर कोई सेंटेंस कंप्लीट सेंस नहीं देता, ठीक है, जिसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता और वर्ब नहीं होता, ठीक है, ये दोनों चीज जिसके अंदर एब्सेंट होती है उसे हम क्या कह देते हैं, वी कॉल इट द फ्रेज। ठीक, दूसरा कहा इन द नॉर्थ, तो मतलब अगेन दिस इज नॉट गिविंग द कंप्लीट सेंस, कोई आपको कोई मतलब पता नहीं चल रहा है कि इसका मतलब क्या है। अगर वहीं इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, वहीं पे हम कहें ही इज गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कंप्लीट सेंस बन गया। आप इसको क्लॉज कह सकते हो, आप इसको क्या कह सकते हो, आप इसको एक सेंटेंस कह सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट प्रेजेंट है, वर्ब प्रेजेंट है, कंप्लीट मीनिंग आपको दे रहा है। एट 5 o'clock अगेन देर इज नो कंप्लीट सेंस, तो ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो अ फ्रेज। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो फ्रेज होता है वो कंप्लीट सेंस नहीं देता, वो इट्स जस्ट द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं होता और वर्ब नहीं होता। वहीं जो क्लॉज होता है, क्लॉज में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, कंप्लीट सेंस भी देता है, ठीक है, दोनों चीजें रहेगी क्लॉज के अंदर। प्लस जो क्लॉज है उसका हम लोग कह देते हैं कि जो क्लॉज है वो दो तरह के होते हैं। एक है आपके पास में मेन क्लॉज जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, दूसरा है आपके पास में सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई एक सेंटेंस है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं, एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है, एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है, या फिर दो डिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है। तो मतलब सेंटेंस आप किसी भी तरह से बना सकते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट क्लॉज वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। तो टाइप्स ऑफ क्लॉज में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जिसको देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो मतलब सेंटेंस में क्या रहेगा, सेंटेंस में कंप्लीट सेंस रहेगा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर। इसमें सब्जेक्ट रहेगा, एक प्रेडिकेट रहेगा, ठीक है, जैसे ही एज अ चेन ऑफ गोल्ड, कंप्लीट सेंटेंस है, प्रॉपर मीनिंग है उसका, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है प्लस ये प्रेडिकेट भी दिया हुआ है। रीना लिव्स इन लंडन, रीना सब्जेक्ट है, लिव्स इन लंडन प्रेडिकेट है, कंप्लीट सेंस है, पूरा कंप्लीट मीनिंग हमको पता चल रहा है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर है आपके पास में डिपेंडेंट क्लॉज। अब देखो डिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, ठीक है, सब्जेक्ट भी होगा प्रेडिकेट भी होगा, लेकिन इसका जो सेंस है ना वो कंप्लीट नहीं आएगा अनटिल अनलेस ये किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ में जुड़ा हुआ ना हो, ठीक है। कैसे, जैसे ही हैज अ चेन विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड, अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं यहाँ पे विच इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है, तो विच इज मेड ऑफ गोल्ड, डज इट मेक एनी सेंस, नो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। जो सोने की बनी हुई है कोई सेंस नहीं निकला, तो ये क्या हो गया, दिस इज द डिपेंडेंट क्लॉज। अब आप क्या देख रहे हो, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी है, इसके अंदर आपका वर्ब भी है, लेकिन सब्जेक्ट भी है प्लस वर्ब भी है, सब प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा सेंटेंस का, जो सोने की बनी हुई है। तो मतलब ये क्या हो गया, इस सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए, मीनिंग बनाने के लिए हमें इसके साथ में एक और सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा ही हैज अ चेन, अब ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब है, प्लस ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसको किसी दूसरे पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं, उसके पास चेन है, खत्म हो गई कहानी। तो ये क्या है, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, दिस इज व्हाट, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब इसको किसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। वहीं विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने की बनी हुई है, मतलब इसको पूरा करने के लिए, इसको कोई मीनिंग देने के लिए हमें एक और सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा। तो दिस इज अ सेंटेंस
जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। फिर दिस इज द प्लेस वेयर द एक्सीडेंट हैपेंड। तो अगेन हम क्या कह रहे हैं, वेयर द एक्सीडेंट हैपेंड, तो अगेन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया और आपका डिपेंडेंट क्लॉज भी यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, कोई भी जब हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं तो उस लैंग्वेज में सेंटेंसेस होते हैं, फ्रेज होते हैं, क्लॉजेस वगैरह होते हैं। तो जो फ्रेज होते हैं वो कंप्लीट सेंस नहीं देते, उनमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों नहीं होता। क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, कंप्लीट सेंस भी देता है। क्लॉज के दो टाइप होते हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कंप्लीट सेंस देता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों होगा। इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट जो है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है बट वो कंप्लीट सेंस नहीं देता, उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड होना पड़ता है कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। फिर जो सेंटेंस है वो तो कंप्लीट सेंस दे ही रहा है आपको। तो दिस इज हाउ वी हैव द सेंटेंसेस, वी हैव द फ्रेजेस, वी हैव द क्लॉजेस। अब आज हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा है, हमने वर्ब्स के बारे में पढ़ा है। जो क्लॉज एंड आपका फ्रेज है उसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ले लिया। आगे वाली क्लास में हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप अभी इसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे स्टार्टिंग से, और कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हो सकता है कि ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको आती है बट एग्जैक्टली रिटन फॉर्म में हो सकता है हम लोग इनको यूज़ नहीं करते हैं, या फिर आप बहुत बचपन से इनको पढ़ते हुए आ रहे हैं लेकिन इतना ज़्यादा मतलब यू आर यूजिंग इट डे टू डे लाइफ में, आप इनको यूज़ करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो हम लोग उसके रूल्स रेगुलेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो हो सकता है कि आप ये वाले जो रूल्स रेगुलेशंस है उनको आप इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, बट आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आई विल ट्राई टू आंसर दैट, ठीक है।